Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture for 9th standard ICSE students, and the subject is History. We are continuing with 8th chapter, that is the Delhi Sultanate. This is being presented by Zahir sir. In the last class, we have seen up till I think Balban, right? इल्तुतमिश करवा दिया था, रजिया सुल्तान करवा दिया था, नासिरुद्दीन करवा दिया था, एंड आफ्टर दैट बलबन. ओके, तो बलबन से शुरू करना है कि बलबन क्या है. और मैंने यहां पर आज थोड़ा चेंज किया है ताकि आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा समझा सकूं. ठीक है, क्योंकि बुक में बहुत ही छोटा छोटा देकर खत्म कर दिया है, जिसमें सैयद जर लोदीज इंक्लूडेड भी नहीं है. तो यहां पर मैंने कुछ हिंदी में जहां से मैं पढ़ता हूं, जिस बुक से मैं पढ़ता हूं, ठीक है, वहां से थोड़ा बहुत इंक्लूड किया है. ओके, चलिए. तो जहां पर वो हिंदी के हार्ड वर्ड्स आएंगे ना, मैं आपको समझा दूंगा कि क्या होता है. चलिए आगे देखते हैं बलबन के बारे में. तो बलबन राइट फ्रॉम 1266 टू 1286 एडी. ठीक है, चाहे सीई हो चाहे एडी हो, दैट डजंट मैटर्स, एनो डोमिनी या फिर कॉमन एरा. ओके, राइट. तो देखो क्या लिखा है. ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी आफ्टर नासिरुद्दीन डेथ. नासिरुद्दीन कौन था? ये रहा. ठीक है, राइट. ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश. इल्तुतमिश कौन था? तो कहेंगे ऐबक का स्लेव था और ऐबक का दामाद भी था, है ना? याद है कुछ ऐसा कुछ था ना? ओके. So after Nasiruddin's death, Balban became the ruler. He gave peace and stability to his kingdom. He had risen from a low position to become a sultan. ठीक है, तो बहुत ही लो पोजीशन से वो राइज हुआ था. वो आपको 40 सिस्टम सिखाया था ना. ठीक है, 40 कहां से शुरू हुआ था वो 40 वाला? याद है? ये रहा, अ कॉप्स ऑफ 40. सो इल्तुतमिश के समय पे तुर्क के चहलगानी जो था, वो 40 में से एक बलबन भी था, ऐसा हम कह सकते हैं. मैंने आपको बताया था ये चीज. ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है. ही एक्सटेंडेड द एम्पायर फ्रॉम इंडस रिवर इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट, फ्रॉम हिमालयाज इन द नॉर्थ टू नर्मदा रिवर इन द साउथ. अगर ये भारत है, ठीक है, ऐसे कुछ भारत है, तो यहां पर इंडस रिवर है, तो यहां से लेकर कहेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर. ब्रह्मपुत्र रिवर यहां तक है, ठीक है, और नर्मदा रिवर यहां तक है. तो इतना पार्ट जो है, ठीक है, वो बलबन का एस्टैब्लिशमेंट था. ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है. ही बिल्ट फोर्ट्स इन द नॉर्थ वेस्ट, फॉट एंड थ्रू बैक मंगोल्स. ठीक है, तो ये मंगोल का जो आक्रमण था उससे भी इसने फाइट किया था, मंगोल से भी फाइट किया था. ही मेंटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड वेल ट्रेन्ड आर्मी, gave top priority to the production of arms and weapons. He set up a network of spies also. Spies का मतलब जो गुप्तचर विभाग है. ठीक है, जो मतलब कहते हैं ना ऐसे स्पाइज होते हैं, जेम्स बॉन्ड जैसे. ठीक है, जो सारे लोगों पे नजर रखते हैं वगैरह वगैरह. तो वो सारा चीज इसने मेंटेन किया था. He kept the strict control over his Turkish rulers called the Chalisa, or we can say the 40. ठीक है, he introduced the practice of सिजदा. अब ये सिजदा क्या होता है? तो सिजदा एक तरीके से अपना माथा टेकना. ठीक है, उसको सिजदा कहते हैं. आप देखते होंगे ऐसे कि कभी पिक्चरों में देखते होंगे कि राजा के सामने जाते हैं तो सिर झुकाकर हाथ को 3-4 बार ऐसे सिर पे हिलाते हिलाते जाते हैं. ठीक है, तो उसको हम सिजदा कहते हैं. सिजदा के साथ साथ इसने पायबोस या पैबोस वो भी इंक्लूड किया था. यहां पर पै का मतलब क्या होता है? कहेंगे पैर. बोझ का मतलब क्या होता है? टू किस. ठीक है, तो पैरों को चूमने वाला, मतलब यू हैव टू किस द फीट ऑफ द सुल्तान. ठीक है, हम लोग कैसे बड़ों के आशीर्वाद लेते हैं. ये एक जताता है ना कि हम रिस्पेक्ट करते हैं बड़ों का, इसलिए हम लोग बड़ों का पैर छूते हैं. तो यहां एक स्टेप आगे निकल के ये भाई साहब क्या किए थे? ये भाई साहब कहे थे कि पैर बोस करना है. मतलब क्या करना है? मतलब कि
पैरों को चूमना है, यू हैव टू किस द फीट ऑफ द सुल्तान, ठीक है। तो सिजदा के साथ साथ इसने पैबोस की भी कहेंगे कि प्रचलन किया था, एक कल्चर शुरू किया था। क्यों किया था? क्योंकि अगेन ये कौन था? ये एक स्लेव ही था, ठीक है। और जनता जो है इसका रेस्पेक्ट नहीं करती थी, तो जनता में अपना रेस्पेक्ट करने के लिए, रेस्पेक्ट बढ़ाने के लिए इसने सिजदा और पैबोस जैसी कल्चर का शुरुआत किया था, ठीक है, राइट। अब देखो क्या लिखा है। सेकेंड चीज, ये जो चालीसा है ना, अब सोचो 40 लोग हैं, उसमें से एक ही को, दैट इज बलबन बना सुल्तान, तो क्या बाकी के 39 लोग इसका रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। जब इसने खलीफ से सुल्तान का उपाधि, टाइटल लिया, राइट, मतलब ये उन बाकी 40 में से ये सबसे ऊपर हो गया, तो इसने उन 40 लोगों को भी कहा कि आपको भी क्या करना है? आपको भी सिजदा और पाइबोज करना है, ठीक है, राइट, ताकि आप लोगों के सामने मेरा रिस्पेक्ट बना रहे। लेकिन कहीं ना कहीं नोबल्स, जो बाकी के 39 नोबल्स थे, वो इससे जलते थे, ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, he introduced the practice of sijda, in which people had to kneel and touch the ground with their forehead in salutation to the king, है ना, राइट। इट वॉज रिजेंटेड बाय हिज नोबल्स। रिजेंटेड का मतलब क्या? एक तरीके से नोबल्स को कहीं ना कहीं ये खटक रहा था, राइट। अब आगे, he resorted to the blood and iron policy to control his nobles। अब ये blood and iron policy क्या है? blood का मतलब खून करना, किससे? तलवार से, एक तरीके से वेपन से। तो ये पीछे नहीं हटता था, अगर कोई भी इसके खिलाफ विद्रोह कर देता था तो उसको मार दिया जाता था। After his death, his sons proved incapable of ruling the kingdom and it fell into the hands of the खलजीज, ठीक है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा बहुत यहां पर मैं अपना जो सोर्स है, ठीक है, वहां से लाया हूं, जरा ध्यान रखिएगा उसके बारे में। थोड़ा बहुत हिंदी में है लेकिन समझिएगा क्या है। दिल्ली सल्तनत और बलबन का साम्राज्य, आया समझ में? ये क्या है? फर्स्ट लाइन समझ में आया बेटा? गिव मी अ थम्स अप। दिल्ली सल्तनत और बलबन का साम्राज्य कब से कब तक? 1266 टू 1290 ई का मतलब ईस्वी सन कहते हैं इसको, या लेट अस से एडी। आ रहा है ना? ओके ओके, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है। क्लियर दिख रहा है आपको? पिक्चर क्लियर है? पिक्चर क्लियर है बेटा? से यस और नो? क्लियर है ना? यस, ओके ओके। अब आगे, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु 1265 एडी में होने के पश्चात, ठीक है। अब ये कौन है? सुल्तान नासिरुद्दीन, है ना, ये रहा। कब हुआ? 1265 में। तो देखिए यहां पर भी 1266 ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु, मृत्यु का मतलब आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। इसका नायब मुमालिकात, इसको मुमालिकात कहते हैं लेकिन यहां पर मामलिकात लिखा है, मुमालिकात। नायब मुमालिकात का मतलब क्या? नायब, नायब मतलब क्या होता है? डेप्यूटी होता है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा ना, नायब मामलतदार, ऐसा सुना होगा। ये एक पोस्ट आती है अपने यहां पर है ऐसा, ठीक है। नायब का मतलब डेप्यूटी, क्या होता है? डेप्यूटी। मुमालिकात मतलब एक तरीके से कहेंगे सुल्तान ही था, डेप्यूटी सुल्तान, ओके। तो नायब ए मुमालिकात बलबन 1266 एडी में बलबनी वंश के नाम से दिल्ली सल्तनत के तख्तोताज का सुल्तान बना, ठीक है। तो नासिरुद्दीन महमूद के बाद कौन बना? तो कहेंगे बलबन बना। बलबन कौन था? नायब ए मुमालिकात था। किसका नायब ए मुमालिकात था? नासिरुद्दीन महमूद का, ओके। अब देखिए, बलबन ने सुल्तान बनते ही तुर्क ए चहलगानी, देखो ये रहा तुर्क ए चहलगानी मतलब 40 तुर्क सरदार, वो है ना ये वाला, कॉप्स ऑफ चालीसा, दैट इज 40, ठीक है। यहां कहीं लिखा था ना ऐसे, अगर याद हो आपको तो। कहां गया? तुर्काने चहलगानी, देखो ये रहा, दैट इज कॉप्स ऑफ 40, ओके। तो क्लियर है इतना, राइट। तो देखिए क्या लिखा है, ये जैसे ही बलबन जैसे ही सुल्तान बनता है, उसने
तुर्क ए चहलगानी, दैट इज चालीसा, और वी कैन से 40 तुर्क सरदार का अंत कर दिया। क्यों? क्योंकि ही वॉज वन ऑफ देम। ओके, इस समय 40 गुलाम सरदारों का संगठन जीवित अवस्था में था जो बलबन की सत्ता का विरोध कर सकते थे, है ना। तो क्या था कि जब बलबन बनता है सुल्तान, तो उस समय पर ये चालीसा सिस्टम चल रहा था, ये संगठन था, और ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग, हो सकता है ये लोग बलबन की जो सत्ता है उसको चैलेंज करे, बोल सकते हैं कि भाई तू कैसे बन गया सुल्तान, राइट। और इसीलिए देखो क्या लिखा है, लिखा है कि जो बलबन की सत्ता का विरोध कर सकते थे, क्योंकि बलबन स्वयं, स्वयं मतलब खुद, ठीक है, बलबन स्वयं इस संगठन का एक सदस्य रहा था, राइट। ही वॉज वन ऑफ द चालीसास, राइट, एंड दैट इज व्हाई ही हैड अ फियर। क्या था उसको डर कि भाई कहीं ना कहीं ये 40 लोग या बाकी के 39 लोग हैं, ये मेरी सत्ता को चैलेंज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तथा वहीं से अपनी योग्यता के बल पर सर्वोच्च पद नायब ए मुमालिकात के पद तक पहुंचा था, राइट। तो क्या था, मैंने कहा था ना कि इल्तुतमिश के समय से बलबन था, लेकिन बलबन हमेशा पीछे रहकर क्या करना चाहता था, कंट्रोल करना चाहता था, और बखूबी उसने किया भी। इल्तुतमिश के बाद रजिया, नासिरुद्दीन, लेकिन जब उसको मौका मिला तब जाकर वो सुल्तान बनता है, ठीक है, राइट। सो अपने योग्यता का मतलब अपने टैलेंट के बलबूते पर ये क्या बना था, नायब मुमालिकात बना था, ठीक है। अतः अब वह सल्तनत का सुल्तान बन चुका था, इसलिए ईर्ष्यावश वे कभी भी बलबन की सत्ता को चुनौती दे सकते थे, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, है ना। तो क्या बोला है, बोला है ये चालीसा जो है ये ड्यू टू व्हाट, ईर्ष्यावश। ईर्ष्यावश का मतलब क्या होता है, ड्यू टू जेलेसी, राइट। दे कैन चैलेंज, वो चुनौती दे सकते थे कभी भी। किसको चुनौती दे सकते थे, बलबन की सत्ता को, है ना, बलबन जो सुल्तान बना था उसकी सत्ता को, राइट, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। दिल्ली के आसपास मेवाती लोग आतंक फैला रहे थे तथा दिल्ली के नागरिक भी उसकी सत्ता के भय से मुक्त हो चुके थे, राइट। तो क्या है कि दिल्ली के आसपास कुछ मेवाती, मेवाती मतलब एक तरीके के ट्राइब है, सो मेवाती लोग क्या कर रहे थे वहां पर, एक तरीके से आतंक फैला रहे थे, है ना। और बलबन वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल दिस मेवाती, और इसके साथ साथ दिल्ली की प्रजा भी अब बलबन से डरती नहीं थी, राइट। एंड दैट इज व्हाई क्या होता है, सुल्तान के पद, प्रतिष्ठा, सम्मान का उनके मन में कोई भय नहीं रहा था। तो सुल्तान जो है, सुल्तान का जो पद है, पद का मतलब जो स्टेटस है, जो प्रतिष्ठा है, जो इज्जत है, जो सम्मान है, जो रिस्पेक्ट है, राइट, उसके लिए मतलब प्रजा के मन में सुल्तान के प्रति कोई भी डर नहीं था। इन समस्याओं से निपटने के लिए बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया। अब ये राजत्व का सिद्धांत क्या होता है, तो कहेंगे सुल्तान, जो सुल्तान है ही इज नेक्स्ट टू गॉड, ओके, राइट। वो गॉड तो नहीं है लेकिन गॉड के बाद ही आता है, इस तरीके से, ताकि क्या हो, उसकी रेस्पेक्ट, उसका सम्मान, उसके पद का सम्मान किया जाए, राइट। तो ये चीज वो इंट्रोड्यूस करता है। तो उसने क्या लिखा है, इन सब समस्याओं को निपटने के लिए बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार ईश्वर के पश्चात सुल्तान का स्थान होता है। ईश्वर के पश्चात मतलब गॉड के आफ्टर गॉड, आफ्टर गॉड हु कम्स, सुल्तान, ठीक है, राइट। तो आप मेरा क्या करिए, आप मेरा रिस्पेक्ट कीजिए, मेरा आदर कीजिए, मेरी प्रतिष्ठा का सम्मान कीजिए, ठीक है। तथा सुल्तान पूर्णत निरंकुश होता है, मतलब दैट सुल्तान इज द फाइनल अथॉरिटी। पूर्ण मतलब ये पूर्णत निरंकुश होता है, मतलब ही हैज द फाइनल अथॉरिटी, ओके, ही इज द फाइनल अथॉरिटी, ऐसा भी कह सकते हैं। उसने अपने दरबार में सजदा, या ऐसा कह सकते हैं सजदा को क्या लिखा है, भूमि पर लेटकर प्रणाम करना, ठीक है, समझ में आया, मत्था टेकना कहते हैं ना हम लोग, राइट। सो सिजदा दैट इज व्हाट, भूमि पर लेटकर प्रणाम करना। एंड पाइबोस, पाइबोस मतलब सुल्तान के चरणों को चूमना, टू किस द फीट ऑफ सुल्तान। अब मालूम पड़ा क्यों इसने ये सारे कल्चर को यहां पर इंट्रोड्यूस किया था, क्यों, जस्ट टू एनहेंस व्हाट, द स्टेटस, द रिस्पेक्ट, ठीक है, ऑफ द सुल्तान,
इसने क्या किया था, इसने सिजदा और पैबोस इंट्रोड्यूस किया था। जैसी प्रथाएं, ठीक है, जैसी प्रथाएं मतलब कल्चर, जैसी प्रथाएं मतलब पैबोस एंड सजदा, ओके, ऐसे कल्चर को उसने इंट्रोड्यूस किया। फारसी त्योहार, फारसी का मतलब क्या, पर्शियन, पर्शियन न्यू ईयर आता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, नवरोज। आपने देखा होगा पारसीज दे ऑल्सो, जो पारसी है ना, हमारे भारत में पारसी कम्युनिटी जो रहती है ये भी नवरोज मनाती है, राइट, ठीक है। तो पारसीज कहां से आए थे, पर्शिया से तो आए थे, और ये सारे दिल्ली के जो सारे दिल्ली के सल्तनत के जितने भी मुस्लिम शासक है, इनके रूट्स कहां थे, इनके रूट्स भी पर्शिया से ही तो थे, ठीक है, राइट। तो फारसी त्योहार नवरोज को प्रतिवर्ष अपने दरबार में मनाना आरंभ किया था। धीरे धीरे समस्त तुर्की सरदारों का अंत किया, और धीरे धीरे क्या किया, सारे जो चालीसा थे उनका धीरे धीरे उसने अंत किया, किसी को मरवा दिया, किसी को बंदी बना लिया, वगैरह वगैरह, ठीक है। इधर तक समझ में आया बेटा, गिव मी अ थम्स अप, आ रहा है समझ में, थोड़ा बहुत हिंदी है, ओके ओके, आ रहा है ना, हिंदी में समझ में आ रहा है ना, ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं। सेना का संगठन खड़ा किया, एक नवीन प्रणाली, गुप्तचर व्यवस्था, दैट इज बरीद, है ना, स्पाई, गुप्तचर का मतलब क्या होता है, स्पाई, जिसको क्या कहते हैं उस समय पे, बरीद, ठीक है, बरीद का प्रारंभ किया, तथा उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी मतलब क्या, तो कहेंगे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है, या बाउंड्री, ओके, राइट। तो नॉर्थ वेस्ट, अब नॉर्थ वेस्ट क्या होता है आप समझिए, दिस इज इंडिया, ओके, और यहां पे दिस इज नॉर्थ वेस्ट, सिंध, सिंध वाला एरिया, ठीक है, राइट। तो देखो क्या लिखा है, तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर सुरक्षा हेतु कई मजबूत दुर्गों का निर्माण किया। दुर्ग मतलब क्या होता है यहां पर, कैसल्स, किला, उसको हम क्या कहते हैं, दुर्ग कहते हैं, थोड़ा बहुत फॉर्मल हिंदी है यहां पर, ठीक है, तो प्लीज समझने के लिए समझिएगा, क्योंकि क्या है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हमें नॉलेज मिलता है, बुक में ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब आगे देखते हैं। इल्तुतमिश के समय विजित समस्त प्रदेशों को सव्यवस्थित एवं संगठित किया। क्या हुआ, इल्तुतमिश, सोचो, इल्तुतमिश के समय, इल्तुतमिश के बाद रजिया आई, रजिया के बाद नासिरुद्दीन आया, बहुत सारे आए, लेकिन क्या है, इल्तुतमिश के समय, और इल्तुतमिश के पहले कौन था, ऐबक, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो इल्तुतमिश के समय पे जो भी इल्तुतमिश ने जो भी कहेंगे एरियाज को अपने कैप्चर में किया था, ठीक है, तो बलबन एक्स्ट्रा कैप्चर नहीं करता, बलबन क्या करता है, जो इल्तुतमिश ने जो कैप्चर किया है उसको सुव्यवस्थित करता है, या सव्यवस्थित, सव्यवस्थित मतलब क्या, तो कहेंगे रीऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, एक बार कंफर्म करता है कि ये अभी भी क्या हमारे अंडर है, यस, ठीक है, और इनको संगठित, संगठित मतलब क्या, ऑर्गेनाइज करता है। अतः बलबन का शासन पूर्व विजित प्रदेशों को नियंत्रण करने, नियंत्रित करने, उन पर अपना मजबूत नियंत्रण रखने तक सीमित था, न कि साम्राज्य विस्तार का। तो क्या है, मैंने कहा ना कि बलबन का शासन, बलबन का जो एरा था वो क्या था, कि पहले पूर्व विजित प्रदेशों मतलब पहले जो जीते गए जो एरियाज है उनको कंट्रोल करना, उन पर अपना मजबूत नियंत्रण, उसको होल्ड करना, एकदम स्ट्रांग होल्ड करना, या स्ट्रांगली होल्ड करना, ठीक है, यही सब था, नहीं कि साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार का मतलब क्या, एक्सपैंड, ठीक है, ये एक्सपैंड नहीं करना चाहता था, ये क्या करना चाहता था कि जो पूर्व, पूर्व मतलब पहले जो कहेंगे कि जो एरियाज उस इल्तुतमिश ने जीते थे, ठीक है, उन पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, स्ट्रांग होल्ड करना, और एक्सपैंड नहीं करना था उसको, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 1279 एडी में अवश्य उसने बंगाल के शासक तुगरिल खान को परास्त करने हेतु युद्ध अभियान किया था, जिसमें उसकी विजय हुई थी। हाँ, लेकिन क्या है कि इसने बंगाल तक एक्सपेंशन जरूर किया था, है ना, बंगाल का राजा कौन था,
तो कहेंगे तुगरिल खान, ठीक है, उसको भी हराया था। अब आगे, इस तरह 1287 एडी में अपनी मृत्यु से पूर्व उसने अपना उत्तराधिकारी मोहम्मद के पुत्र कै खुसरो को चुना था। क्या था? उसने बोला था कि मैं जब मर जाऊंगा तो कै खुसरो बनेगा नेक्स्ट सुल्तान। लेकिन मगर दिल्ली के कोतवाल, कोतवाल इज अ पोस्ट, ठीक है, कोतवाल क्या होता है? पोस्ट होता है। कोतवाल का मतलब सुपरवाइजर, ठीक है, जो क्या करता है? दिल्ली की रखवाली करता है। तो कोतवाल, जिसका नाम था फखरुद्दीन, फखरुद्दीन को यह पसंद ना होने के कारण बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को दिल्ली का सुल्तान चुना था। तो क्या हुआ कि जो कै खुसरो था उसको नहीं बनाया, फखरुद्दीन ने किसको बनाया? फखरुद्दीन ने कैकुबाद को दिल्ली का सुल्तान बनाया, जिसने 1290 एडी तक शासन किया, ठीक है। तो ये था बलबन का एरा। अब आते हैं नेक्स्ट, खिलजी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत और खिलजी राजवंश। देखो यहां पर 1290 तक था, कैकुबाद ने 1290 तक राज किया, और उसके बाद किसकी स्थापना होती है? दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना होती है। 1290 टू 1320 कितना हुआ? तकरीबन 30 इयर्स हुआ है ना, ठीक है। तो 30 इयर्स यहां पर ये लोगों का शासन रहता है। पहला कितना होता है? 90 इयर्स, है ना। पहला जो स्लाइड था अपना, उसमें आपको बताया था मैंने, देखिए ये रहा 1206 टू 1290, तो ऑलमोस्ट 90 इयर्स किसका था? स्लेव डायनेस्टी का। लेकिन उसके बाद क्या आता है? खिलजी डायनेस्टी। कब तक? 1290 टू 1320, है ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30 इयर्स यहां पर, राइट। तो अब देखते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी, जो 6 साल, ये कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। कौन था ये? चाचा। आपने वो मूवी देखी होगी ना, पद्मावत, ठीक है, पद्मावत मूवी देखी होगी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का रोल किसने किया है? तो कहेंगे रणवीर सिंह ने किया है, आपको पता होगा। तो रणवीर सिंह क्या करता है? वो एक झाड़िया सा, उसका जो राजा होता है ना, चाचा, ऑस्ट्रिच लेके आता है, पता है स्टार्टिंग में, याद है ऐसा कुछ गाइस? यस, है ना, ऑस्ट्रिच लेके आता है, राइट। तो उसने क्या करता है? रणवीर सिंह अपने चाचा को मार देता है, धोखे से गले लगाता है और फिर चाकू भूक देता है ना, राइट। तो यस, देखा होगा आपने, पद्मावत देखा होगा, है ना। बस तो वही। सो जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, एंड उसके बाद नासिरुद्दीन खुसरू शाह, ठीक है। तो बहुत ही छोटा रूल है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ही है। He is the strongest ruler of खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है, जो तकरीबन कितने साल रहता है? देखिए ऑलमोस्ट 26 ना, यस, 26 साल रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है, राइट। कह सकते हैं ऐसा, हाँ, नॉट, यस, 26 साल तक रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे समझ लीजिएगा इसको, यहाँ थोड़ी गड़बड़ी है, लेकिन समझ लीजिएगा कि भाई ऑलमोस्ट 26 इयर्स या 25 इयर्स ये रूल करता है। लेट अस से 20 इयर्स तो रूल करता ही है। अब देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है। अभी मैं जलालुद्दीन खिलजी वगैरह नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले आपकी बुक से अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 तक रहता है, ऑलमोस्ट सेम, 1296 से 1316 तक रहता है, ठीक है, राइट। चलिए, खिलजी डायनेस्टी। द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी was Alauddin, who was a great military commander and an able administrator. He even contemplated conquering the whole world. Yes, और ये अपने आप को सिकंदर समझता था। क्या समझता था? इसको सिकंदर बनना था, मतलब कि इसको कॉन्क्वर करना था द होल वर्ल्ड, जैसे सिकंदर ने किया था, राइट। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? अलेक्जेंडर, ठीक है, राइट। अभी देखो यहां पर अगर मैंने इंक्लूड किया हो इसका, यस, ये देखो क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य,
आप देख सकते हैं कितना बड़ा, मतलब अकबर से कुछ छोटा था, राइट, मतलब अकबर जितना ही था, हालांकि अकबर से पहले आया था। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया, ऑलमोस्ट एक्सेप्ट द साउथ, ठीक है, राइट। आया समझ में बेटा? इतना बड़ा राज्य ये एक्सपैंड कर चुका था अलाउद्दीन खिलजी, राइट। ये सबसे बड़ा एम्पायर था दिल्ली सल्तनत का। इतना तो कहेंगे कि स्लेव डायनेस्टी का भी नहीं था। इल्तुतमिश का थोड़ा बहुत था, इल्तुतमिश का नॉर्थ पार्ट था, इतना ही पार्ट था इल्तुतमिश का, अगर देखा जाए तो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। he conquered Ranthambore, Chittor and defeated Rajput kings. He was also successful in conquering Gujarat and Malwa. His campaigns in south were carried on by his commander Malik Kafur. वो जाना जो पागल पागल सा था एकदम, ठीक है, जो कहते हैं, मतलब मैंने उनके बारे में पढ़ा है बहुत कुछ, तो अभी मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता वो सारी चीजें, लेकिन मलिक गाफुर का आपने एक्टिंग दिखा होगा, है ना, तो वो थोड़ा बहुत आउटलाइन पे था, है ना। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ थोड़े बहुत अजीब सा उसका बर्ताव था, आपने देखा होगा ये चीज, है ना, मूवी में देखा होगा। ओके, मैं मूवी की बात कर रहा हूं, देखा है आपने मूवी, वो जिसमें अभी बताया यूट्यूब में आप देखते होंगे तो क्रेड का आता है, क्रेड का, क्रेडिट कार्ड का आता है एप्लीकेशन, वाई आई चूज क्रेड टू पे द बिल्स ऑफ माई क्रेडिट कार्ड। देखा है बेटा गाइस? यस और नो? आई एम नॉट गेटिंग योर कमेंट्स। ओके ओके, ठीक है, तो दैट इज मलिक गाफुर। तो मलिक गाफुर क्या करता है, साउथ इंडिया पे सबसे ज्यादा कैप्चर करता है, मतलब ही वॉज द एबल सेनापति, ही वॉज द एबल वजीर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, सबसे मेन वजीर था इसका। लेकिन इससे पहले अलाउद्दीन के 4 और वजीर थे, जो अलाउद्दीन खिलजी जिसके मदद से क्या करता है, अपना राजपाट चलाता है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, ये सब साउथ इंडिया के राजाओं की बात की है ना। द यादव्स ऑफ देवगिरी, ककातियाज ऑफ वारंगल एंड द होयसल्स ऑफ द्वार समुद्र were defeated by Malik, who even marched up to Rameshwaram and attacked Madurai. मतलब क्या है, पूरा साउथ इंडिया, ठीक है, ये कैप्चर करने का जिम्मा जो है वो किसके ऊपर था, मलिक काफूर के ऊपर था। आप देखिए ये पूरा साउथ इंडिया, यहां कहीं रामेश्वरम है, आप देख सकते हैं, ये यहां पर अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो तो यहां पे एरो मार्किंग की है, देखो ये एरो मार्किंग है, दिख रहा है ऐसे। ये एरो मार्किंग क्या है, ये एरो मार्किंग कहेंगे मलिक गाफुर का दक्षिण विजय मार्ग है, ठीक है। ये मैप की जी है, शायद आपको क्लियर दिखे ना, लेकिन मलिक गाफुर का साउथ इंडिया का इन्वेजन का एरिया है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। मलिक गाफुर प्लंडर्ड ऑल दिस किंगडम्स एंड रिटर्न टू दिल्ली लोडेड विथ ज्वेल्स, डायमंड्स एंड गोल्ड। He brought enormous wealth for Alauddin and made him rich and powerful. Okay, कहां गया? चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अलाउद्दीन का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं क्या है। अलाउद्दीन न्यू दैट टू कंटिन्यू विथ हिज कॉन्क्वेस्ट ही वुड नीड मनी. He could raise money only by keeping a strict control over the land revenues, taxes, power of his nobles, a strong frontier policy. स्ट्रॉन्ग फ्रंटियर पॉलिसी का मतलब क्या है यहां पर, तो जो बाउंड्री पे, जो बाउंड्रीज है जहां पर अटैक होने की संभावना है, बाहरी अटैक, खास करके दी मंगोल्स, या कहेंगे दी फॉरेन अटैकर्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फ्रंटियर पॉलिसी एंड कंट्रोल ऑफ द मार्केट्स, ये उसका एडमिनिस्ट्रेशन का पहला कंट्रोल था। चलिए अब नेक्स्ट, टैक्सेशन एंड कंट्रोल ऑफ मार्केट्स।
The control of market was a very important feature of Alauddin's administration. Alauddin fixed the prices of food grains, vegetables and other commodities of daily use. ये सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन का, जो वो कंट्रोल करता है। क्या करता है? सबसे पहले जो डोमेस्टिक सप्लाईज है, ठीक है, इनका एमआरपी बनाता है। एमआरपी समझते हो ना भाई, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना, ठीक है, तो सबका एमआरपी बनाता है। ही ऑल्सो सॉ टू इट दैट पीपल गॉट एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटीज। ये वो भी देख रेख करता है कि लोगों को हमेशा मार्केट में सप्लाई बनी रहे, जो रोजमर्रा की जो जिंदगी में जो जरूरतें हैं वो सारी सप्लाई लोगों को मिलती रहे। The traders had to register themselves with the markets या मार्केट सुपरिंटेंडेंट कॉल्ड एज शाहना ए मंडी, है ना। मंडी, मंडी क्या होता है? मंडी मतलब सब्जी होता है, सब्जी मंडी हम बोलते हैं, राइट। तो मंडी, राइट, तो मंडी के जो सुपरिंटेंडेंट है वहां पर जाकर जो ट्रेडर्स है उनको रजिस्टर करवाना पड़ता था। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वॉज गिवन टू द ट्रेडर्स फॉर चीटिंग एंड अंडरवेइंग गुड्स। ही एक्सेप्टेड लैंड रेवेन्यू इन कैश और काइंड, ठीक है। काइंड का मतलब यहां पर कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कैश नहीं है तो एक काम करो, आप 1000 kg गेहूं लेकर जाओ, या लेटर से मेरा कैटल में से 10 कैटल्स आप ले लो, ठीक है, इसको काइंड बोलते हैं। ओके, ग्रैनरीज वर बिल्ड टू स्टोर रेवेन्यू कलेक्टेड इन काइंड। ग्रैनरीज समझते हो? ग्रैनरीज मतलब क्या? एक तरीके से स्टोर हाउस। ओके, तो स्टोर हाउसेस बनवाए थे कि जो भी रेवेन्यू काइंड में आता है, राइट, ठीक है, मतलब इन फॉर्म ऑफ केजी ऑफ चावल, केजी ऑफ गेहूं वगैरह वगैरह, तो इसको स्टोर करने के लिए इसने ग्रैनरीज भी बनाए थे, ठीक है। एंड द स्पेशल ऑफिसर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द गुड्स एंड फूड। ही रेज्ड द टैक्स इन रिच फर्टाइल लैंड ऑफ द दोआब। दोआब मतलब क्या है? द लैंड बिटवीन द रिवर्स ऑफ गंगा एंड यमुना, ठीक है। तो यमुना और गंगा के बीच में जो फर्टाइल लैंड है जहां से बहुत सारा प्रोड्यूस निकलता था, तो उधर उसने ज्यादा टैक्सेस लगाए। अब आगे, रिफॉर्म्स इन लैंड रेवेन्यू। ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। द लैंड अंडर कल्टीवेशन वाज फर्स्ट measured and then the land revenue was fixed on the basis of this measurement. He was able to obtain more revenue in this way. A complete record of the land and land revenue was kept. He gave high salary to lower revenue officials to keep corruption under control. सोचिए इतना अच्छा ये राजा था अलाउद्दीन खिलजी, एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा करता था कि लैंड रेवेन्यू किस तरीके से लेता था? तो कहेंगे बाय मेजरिंग द लैंड, ठीक है। उसके बेसिस पे क्या करता था? ये अपना रेवेन्यू डिसाइड करता था। और जो सबसे लोअर ऑफिशियल्स थे उनको सैलरी एकदम तगड़ा देता था। क्यों? ताकि ये लोग करप्शन ना करें और लोगों को एक्सप्लॉइट ना करें, राइट। अब आगे, मेजर्स अगेंस्ट द नोबिलिटी। अब नोबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या करता? क्योंकि आप देखिए ये नोबल्स ही है जो हमेशा खतरा पैदा करते, ठीक है, लेकिन नोबल्स रखना उतना ही जरूरी था क्योंकि यही नोबल्स क्या बनते? उसके सलाहकार बनते, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे नहीं पता वो उसका नोबल था या नहीं था, आपने ये मूवी देखा होगा पद्मावत। तो पद्मावत में पता है वो जो पंडित था जो धोखा देके शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण को धोखा देके आ गया था यहां पर इसके पास, अलाउद्दीन के पास, है ना। लास्ट में उसी को ही मार देता है, उसका ही गला काट के पद्मावती को दे देता है, बोले ले तेरा गिफ्ट, राइट। तो क्या है कि नोबल्स को कंट्रोल करना है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि वो मंत्री उसको वो जो था वो उसका नोबल था या नहीं था, लेकिन क्या है, नोबल्स को कंट्रोल करना कैसे कंट्रोल करता है? देखो, द नोबल्स वर नॉट अलाउड टू होल्ड पार्टीज और टू फॉर्म मैरिज अलायंसेस विदाउट द परमिशन ऑफ सुल्तान। गैम्बलिंग वॉज फॉरबिडन, यस, है ना। गैम्बलिंग भी नहीं, दारू या फिर कहेंगे कि जो वाइन है या जो भी है ऐसे कंटामिनेटेड ड्रिंक्स है, ये ड्रिंक्स को भी बंद करवा देता है, खुद भी बंद कर देता है पीना। An efficient spy system was established to keep a check on the activities of the nobles. He made his army strong.
skilled and paid them a higher salary. He established a चेहरा, a system of चेहरा और दाग सिस्टम बनाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आईडी कार्ड्स होते हैं, जैसे आज के आईडी कार्ड्स कैसे होते हैं, आधार कार्ड, और वैसे ये आईडी कार्ड्स बनाता है। किसके आईडी कार्ड्स बनाता है, अपने सोल्जर्स के। ठीक है, मतलब उस समय पे कोई प्रिंटर नहीं था, लेकिन क्या है, आपने देखा होगा कि किसी का फोटो नहीं होता है तो लिखते हैं ना, रंग गेहुआ, कद 5 फुट 6 इंच, बाल लंबे, बाल काले, ऐसे समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो जहां पर क्या है, जहां पर वो हुलिया जो भी है उसको लिखता है। और दाग का मतलब क्या है कि वो हॉर्सेस जो होते थे ना, अब ये लोग क्या करते थे पता है, ये लोग रॉयल हॉर्सेस को है ना फिर एकदम खच्चर समझते हो, गधों से रिप्लेस कर देते थे। तो रॉयल हॉर्सेस के ऊपर वो गरम लोहे से, पता है आपको, ऐसे निशान होता है। आपने आजकल देखा होगा जो भी कैटल होता है ना, गाय होती है, ठीक है, वो गाय के ऊपर है ना, जो गाय का मालिक होता है ना, वो ऐसे उसके ऊपर लगा देता है, पता है, ऐसे ब्लैक कलर का ऐसा कुछ आता है, मैंने देखा है, बहुत सारी गाय के थाई पे देखा है। ठीक है, तो ऐसा दाग सिस्टम हॉर्सेस पे बनाता था। समझ में आया बेटा, ये आ रहा है समझ में? ओके ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। He made his army strong, skilled and paid them higher salaries. He established a system of chehra, a kind of identity card for the soldiers, and dag, or branding of horses, to check fraudulent practices. He was able to beat back the Mongols who tried to attack his frontiers 5 or 6 times. ठीक है, तो इसके समय पर भी मंगोल्स का अटैक हुआ था और इसने बखूबी उससे सेव किया था। After his death, there was a confusion and chaos for 4 years. In 1320, the Sultanate passed into the hands of Ghazi Malik. And who is this Ghazi Malik? He is Ghiyasuddin तुगलक। ठीक है, कौन है ये? गियासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक, हु फाउंडेड हिज ओन डायनेस्टी नोन एज दी तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो देखिए आपके सिलेबस में क्या है, ना ही जलालुद्दीन खिलजी है, ना ही कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है, ना ही नासिरुद्दीन खुसरू शाह है। कौन है? सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी, बिकॉज ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, एक्सक्यूज मी। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब थोड़ा हम खिलजी डायनेस्टी को थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं। ठीक है, राइट, इसमें ज्यादा नहीं है, सारे राजा के नाम है, किसने किसने क्या किया वगैरह वगैरह, तो फटाफट खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब आते हैं जलालुद्दीन खिलजी। अब समझिए, दिस इज द जलालुद्दीन खिलजी, और ये चाचा था या भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी था। ओके, चलिए, गुलाम वंश मतलब कौन? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का अंत कर जलालुद्दीन खिलजी 70 वर्ष की आयु में, 70 इयर्स, सोचिए इतना बूढ़ा था ये, 70 इयर्स की आयु में 1290 एडी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो क्या है, जलालुद्दीन खिलजी 70 वर्ष मतलब at the age of 70 he became the sultan of the Delhi. परंतु बलबन के भतीजे व कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू ने विरोध किया। क्या हुआ कि अभी भी कहीं ना कहीं जो स्लेव डायनेस्टी है, ठीक है, जो बलबन है, ठीक है, उसका जो भतीजा है मलिक छज्जू, क्या नाम है बेटा इसका? मलिक छज्जू। जस्ट अ मोमेंट, कोई आया है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। तो क्या होता है कि जो बलबन का भतीजा था जिसका नाम मलिक छज्जू था, ठीक है, उसने विरोध किया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने उसे बंदी बना लिया और कड़ा मानिकपुर का सूबेदार अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को बनाया। समझ में आया? तो बलबन का जो भतीजा था जिसका नाम क्या था? मलिक छज्जू, इसने क्या किया? इसने अपोज किया। किसका अपोज किया? तो कहेंगे
जलालुद्दीन खिलजी का अपोज किया, बोले कि तू सुल्तान कैसे बन गया। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, ये मलिक छज्जू को बंदी बना लिया और शायद उसे मार भी दिया होगा, और मलिक छज्जू को रिप्लेस किया अपने ही भतीजे से। और ये भतीजा कौन था, तो कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए बैकग्राउंड समझ में आया, डायरेक्टली हमने क्या किया, खिलजी पढ़ लिया, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड भी तो जानना जरूरी है, राइट। अब क्या करेगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी अपने ही चाचा को मार देगा और दिल्ली का सुल्तान बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। 1292 एडी में जलालुद्दीन ने मंगोलों का आक्रमण का सामना किया और उन्हें हराया। 1294 एडी में देवगिरी के राजा रामचंद्र पर आक्रमण कर उसे पराजित किया और अपार धन लेकर दिल्ली वापस आया। ओके, ठीक है। तो इसने 2-3 ऐसे एक्सपीडिशंस किए थे जहां पर साउथ इंडिया में और मंगोल्स के अगेंस्ट सभी को हराया। अब 1296 एडी में अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से अपने चाचा का वध कर के मार डाला और स्वयं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन बैठा। अब मालूम पड़ा कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने चाचा का मतलब कौन, जलालुद्दीन खिलजी का वध कर दिया और उनको मारकर क्या बना, दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। आया समझ में बेटा बैकग्राउंड क्या था, गिव मी अ थम्स अप। आ रहा है समझ में किस तरीके से जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया, क्या हुआ वगैरह वगैरह। यस, ओके। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1320 या लेटर से आपकी बुक के हिसाब से 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 एडी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। वह दैवी सिद्धांत में विश्वास करता था। दैवीय सिद्धांत में समझते हो, काला जादू। आप देखते हो ना वो अलाउद्दीन खिलजी को कैसे सनकी बताया है रणवीर सिंह को, आपने देखा होगा, देखा है आपने वो मूवी है ना, तो उसमें कैसे एकदम अजीब सा बना उसको बताया है, राइट। तो ये क्या है, तंत्र वंत्र करता था ऐसा कुछ बताया है ना, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, वह दैवी सिद्धांत में विश्वास करता था और सुल्तान की पद स्थिति ईश्वर के बाद मानता था। तो सुल्तान कौन है, ईश्वर के बाद है। पद स्थिति का मतलब क्या, स्टेटस, राइट। तो सुल्तान का स्टेटस ईश्वर के बाद है, भगवान के बाद है। यह बड़ा ही महत्वाकांक्षी, योग्य, वीर, कर्मठ शासक था। तो ये तो आपकी बुक में भी लिखा है ना, कि he was a great military commander and an able administrator वगैरह वगैरह, राइट, ठीक है। तो यही था। उसके पास 4 योग्य सेनापति थे, उलुग खां, जफर खां, नसरत खान और अल्प खान। 1297 एडी में उलुग खान और नसरत खान ने गुजरात विजय किया। वाघेला राजा कर्ण सिंह था जो देवगिरी भाग गया था। उसकी पत्नी कमला देवी को बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया गया था। अलाउद्दीन को यहीं पर देखो, अब अलाउद्दीन को यहीं पर क्या मिलता है, यहीं पर हजार दिनारी मलिक गाफुर मिला, ठीक है। तो मलिक गाफुर कहां से मिला उसको, गुजरात से मिला, कह सकते हैं ऐसा, जिसने बाद में अलाउद्दीन के महत्वपूर्ण सेनापति के रूप में दक्षिण के समस्त राज्यों पर खिलजी वंश का पताका फहरा दिया, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि मलिक गाफुर उसको कहां से मिला, गुजरात से मिला, राइट। और फिर क्या होता है, यही मलिक गाफुर जो हजार दिनारी क्यों कहते हैं, तो मलिक गाफुर का ये स्लेव बेचते थे ना, तो स्लेव का ये रेट था 1000 दिनारी, ठीक है। तो 1000 दिनार देकर मलिक गाफुर उसको मिला था। और क्या है, यही मलिक गाफुर ने क्या किया, दक्षिण मतलब साउथ इंडिया के समस्त मतलब जितने भी राज्य थे उस पर खिलजी वंश का पताका फहरा दिया मतलब आई होप आप समझते होंगे कि भाई उसने कॉन्क्वर किया पूरा साउथ इंडिया एक तरीके से। 1306 से लेकर 1307 एडी में देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की राजधानी देवगिरी को विजित किया। 1309 में तेलंगाना की राजधानी
वारंगल पर विजय किया, जहां राजा रुद्रदेव शासन कर रहा था। 1310 एडी में होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र को विजित किया, जिसका शासक बल्लाल देव तृतीय, तृतीय का मतलब बल्लाल देव थर्ड था। ठीक है। 1311 एडी में मदुराई के पांड्य राजा पर आक्रमण किया, जिसका शासक राजा सुंदर पांड्य था, या वीर पांड्य राजा छोड़कर भाग गए, राज्य छोड़कर भाग गए। इसके पश्चात मलिक गाफुर रामेश्वरम तक पहुंचा और फिर लूट का सामान लेकर दिल्ली लौटा। तो ये लाइंस जितनी भी है ये हम लोग ने यहां पर मलिक गाफुर में पढ़ी है ना। यादव्स ऑफ देवगिरी, यादव्स को यहां पर पांड्यास कहा गया है। काकातियाज ऑफ वारंगल, हॉयसल्स ऑफ द्वार समुद्र, है ना, एंड इवन रीच टू रामेश्वरम एंड अटैक मदुराई। तो ये वाला जो पैराग्राफ है वो सेम ही है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है 1313 में मलिक गाफूर ने वापस पूर्ण देवगिरी पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। सन 1297 एडी में मंगोल शासक दाऊद खान ने भारत पर आक्रमण किया। 1298 में मंगोल नेता सल्दी खान ने आक्रमण किया। 1299 में कुतलुग ख्वाजा ने आक्रमण किया, जिसे जफर खान ने रोकने का प्रयास किया मगर मारा गया। अब जफर खान कौन था? वन ऑफ द 4 सेनापतिज, है ना। ठीक है, ये जो 4 सेनापतिज थे यहां पर, उसमें से एक जफर खान ये रहा। ठीक है, राइट। तो जफर खान मारा गया। अब आगे 1303 टू 1304 एडी में मंगोल तारगी बेग, अली बेग व ख्वाजा ताश ने आक्रमण किए, जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी वीरतापूर्वक परास्त कर भारत में इस्लामी राज्य की रक्षा और सीमांत प्रदेशों की किलाबंदी करवाता है या करवाई। ठीक है, तो ये सारे आक्रमण थे जो अलाउद्दीन खिलजी के समय पर हुए, लेकिन हमको इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। कभी याद आए तो हाँ ऐसा याद आ जाएगा कि हाँ भाई इसको कहीं पढ़ा था हमने। ठीक है, बाकी ये सारे राजा के नाम वगैरह वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है, आप देखिए जब से ये राजा बना है तब से कहीं ना कहीं हर साल एवरी ईयर क्या होता है, वॉर होता है ना, राइट। ठीक है, और सभी को जीत कर, मतलब सभी को हरा कर ये अपना जो खिलजी वंश है, राइट, उसको बचाता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन आपको समझाया बस वही एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर भी है, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, रिफॉर्म्स, सुधार का मतलब होता है रिफॉर्म्स, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। चलिए, अब यहां पर आपका खिलजी डायनेस्टी खत्म होता है। अब यहां से तुगलक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब तुगलक्स में देखो, तुगलक्स में बहुत सारे रूलर्स हैं, लेकिन उसमें अगेन गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर है, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इसको एफएसटी कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक। फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय और नासिरुद्दीन महमूद शाह, राइट, ये तुगलक डायनेस्टी है। लेकिन आपके बुक में जो तुगलक डायनेस्टी है, गयासुद्दीन या गाजी मलिक नोन एज गयासुद्दीन तुगलक, राइट, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत यहां पर, और डायरेक्टली मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक, और बस यही मोहम्मद बिन तुगलक होगा और फिरोज शाह तुगलक है, राइट। तो ये 2 तुगलक है, उसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद कोई भी आपका डायनेस्टी नहीं है, लेकिन मैंने यहां पर थोड़ा बहुत इंक्लूड किया है, जैसे कि मैंने सैयद डायनेस्टी इंक्लूड किया है यहां पर, जो आपके बुक में नहीं है। लोधी डायनेस्टी इंक्लूड किया है, जो अगेन आपकी बुक में नहीं है। ओके, ठीक है, उसके बाद अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, एंड आई एम श्योर कि नेक्स्ट लेक्चर तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, राइट, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग।